हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग एकदम डिटेल्ड और क्रिस्प तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हमारी दो एमटीपीज फॉर इंटरमीडिएट ऑडिट सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, जिसमें मैंने आपके लिए पहले से ही सारी मार्किंग कर रखी है, पहले से ही सारा एनालिसिस कर रखा है। तो इसको हम बहुत क्विक वे में और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए डिस्कस करने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीपी 1 के बारे में। एमटीपी 1 के लेवल की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें जो एमसीक्यूज है ना, वो थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, नए नए एमसीक्यूज इसमें पूछे गए हैं। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज्यादा है। और इसके बाद हम एमटीपी 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमटीपी 1 से। एमटीपी 1 में हम सारे एमसीक्यूज पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है हमें, पहली बात तो हम कोई एक इंसान है, मतलब मान लीजिए हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया है, सीए ट्रस्टवर्दी हमारा नाम है, हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया हुआ है और हमने इंक्वायरी करी है इन लोगों से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए एंड एसेस कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। किससे किससे इंक्वायरी करी है सर? हमने मिस्टर ए से इंक्वायरी करी है, मिस्टर जॉन से इंक्वायरी करी है और मिस्टर आई से इंक्वायरी करी है। अब इसमें एमसीक्यू क्या बोल रहा है? एमसीक्यू ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये जो इंक्वायरी करी इन तीन लोगों से, ये इंक्वायरी आपने कौन से प्रोसीजर्स के अंदर की है। मतलब यहां पे क्या हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं? तो सर यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड एसेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। और ये हम कौन से प्रोसीजर्स में करते हैं सर? ये हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में करते हैं। तो यहां पे सिंपली हमें बस यही बताना था कि जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं ए, जॉन और आई से, वो हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में। सेकंड में हमें बताना है कि सर कौन सा एरिया के लिए, मतलब कौन से काम के लिए हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। चार काम यहां पे दिए हुए हैं। पी वाला काम है कि भाई आपको फ्यू एक्सपेंस बिल्स को वाउच करना है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वाउचिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू को यूज करना है ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने के लिए थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी कर सकते हैं, ट्रेस ही तो करना है ट्रांजेक्शन को, बहुत सिंपल सा काम है। आर को यूज करना है एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स को वेरीफाई करने के लिए। यहां पे ध्यान देना, यहां पे एजिंग की एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा रहा है। एक्यूरेसी मतलब क्या? वो प्लस माइनस, ये जैसे जैसे होता है ना, वो प्लस माइनस चेक करने के लिए हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एजिंग बनाने के लिए हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। और चौथी चीज बोल रहा है मैनेजमेंट के यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं, उसको इवैल्यूएट करना, इसके लिए हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो सर ये जो एस वाला जो काम है, वो काम के लिए हम इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट से क्या बोल रहा है सर? मुझे ना कुछ ऑडिट एविडेंस मिला ड्यूरिंग द ऑडिट। अब बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है। स्टार का मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब मेरे रेफरेंस के लिए कि मुझे आपको मुझे इसमें सारे के सारे ऑप्शन बताने हैं और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखना है एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि सर ये जो हमारे सेल्स इनवॉइस होते हैं एंड जो रिस्पॉन्स हमें मिला है इंक्वायरी करके हमारे मिडिल लेवल आईटी सिस्टम पर्सनल को, ये दोनों चीजें जो होती है आपका इंटरनल एविडेंस होता है। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि सेल्स इनवॉइस हम खुद जनरेट करते हैं, हम खुद सेल्स करते हैं, तो और हम अगर अपने ही बंदों से इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो इंटरनल एविडेंस के अंदर ही आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात बोली। दूसरा क्या बोल रहा है सर? जो रिस्पॉन्स हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से मिलता है वो एक्सटर्नल एविडेंस माना जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बाहर से अगर कहीं पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई हमें हमने किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, उसने हमें रिस्पांस भेजा, तो वो हमारा एक्सटर्नल एविडेंस है। बिल्कुल सही है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो लिखे हुए होते हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। तो एक चीज जो गलत है वो ये है कि सर ऑडिट एविडेंस जो हमें मिला है इंक्वायरी करके मिडिल लेवल आईटी सिस्टम पर्सनल की, वो मोर रिलायबल होता है कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन। अगर हमने किसी फ्यू कंट्रोल्स का ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो ये क्या बोल रहे हैं, एक तरफ तो आपका है इंक्वायरी से जो आपका ऑडिट एविडेंस मिला, और दूसरी तरफ है ऑब्जर्वेशन करके जो आपको ऑडिट एविडेंस मिला। इन दोनों में से कौन सा
ज्यादा रिलायबल होगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है सर कि जो आंखों देखी चीज होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होती है जो कानों सुनी हुई होती है उससे। तो कानों से तो हमने सुन लिया, हमने इंक्वायरी करी, उसने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, हमने एक बार चेक भी कर लिया कि देखो भाई, ऑब्जर्व भी कर लिया हमने कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन से हमें जो ऑडिट एविडेंस मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी में सामने वाला झूठ भी बोल सकता है, ऑब्जर्वेशन में तो हमने देख लिया कि हाँ भाई ऐसा ही परफॉर्म होता है कि नहीं होता है। इसलिए ये जो पूरा इन्होंने सेंटेंस लिखा है वो गलत लिखा है। इंक्वायरी कभी भी ज्यादा रिलायबल नहीं होता है ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, यस सर। चलिए फोर्थ क्या बोल रहा है अब यहाँ पे, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके पास ना 100 ट्रेड रिसीवेबल्स थे और उन्होंने सोचा कि हम 20 ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या भेजेंगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब सिलेक्ट कैसे करें 20 ट्रेड रिसीवेबल को, तो उन्होंने कोई भी एक ट्रेड रिसीवेबल पकड़ा रैंडमली और उसके हर फिफ्थ बैलेंस को चूज कर लिया, उसके बाद हर फिफ्थ बैलेंस को चूज करते गए। अब बताइए कौन सा टाइप ऑफ सैंपलिंग है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, ये तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल्स को, तो ये इंटरवल सैंपलिंग हुआ जिसको हम प्यार से बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एकदम बढ़िया सा दे दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं आपको करेक्ट वैल्यू बतानी है पॉपुलेशन की, सैंपलिंग इंटरवल की एंड सैंपल साइज की। तो ये तो कितना सिंपल सा है, देखो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है सर, 100 ट्रेड रिसीवेबल है। सैंपलिंग इंटरवल कितना है, कितने इंटरवल के बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 इंटरवल के बाद सिलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल साइज कितना है, कितने टोटल कितने ट्रेड रिसीवेबल्स को हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है सर, 20 को भेजनी है, तो 100, 5 और 20। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे एक लोन दिया था हमने 12 लाख का एक फार्मर को शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए, जिसका हार्वेस्टिंग साइकिल 10 to 12 मंथ्स होता है अंडर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, और ये जो अकाउंट है जो हमने दिया था इनको, बेसिकली लोन दिया था, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है लास्ट 120 डेज के लिए। हाउएवर ब्रांच ने अभी तक इसको स्टैंडर्ड एसेट ही मान रखा है। क्या ये सही है सर? हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे एग्रीकल्चरल एडवांसेस होते हैं उसमें हम क्रॉप सीजन को देखते हैं। अब यहाँ पे 10 to 12 मंथ्स है यहाँ पे, और बल्कि यहाँ पे तो इसका 120 डेज से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। अगर नॉर्मली देखते हैं तो 90 डेज से ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको एनपीए मान लिया जाता, लेकिन क्योंकि आप एग्रीकल्चरल एडवांसेस है, क्योंकि आपका क्रॉप सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड एसेट ही माना जाएगा, इसको एनपीए नहीं माना जाएगा। तो यही सेम चीज यहां पे पूछी है इन्होंने कि सर शुगर केन केसीसी लोन को क्या दिखाएंगे, तो क्योंकि ये क्रॉप साइकिल 6 मंथ से ज्यादा है और इसको हम स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं, भले ही इसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था 120 डेज के अंदर, ये 6 मंथ्स ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमें इसको स्टैंडर्ड दिखाना है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 120 डेज के अंदर अंदर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रांच ने ना एक टर्म लोन लिया है, टर्म लोन टेक ओवर किया है 60 लाख का फ्रॉम द अनदर बैंक, मतलब दूसरी बैंक ने कोई टर्म लोन दिया होगा किसी बोरोवर को, हमने वो टर्म लोन उससे ले लिया, हमने वो टर्म लोन उससे ले लिया। इसका मतलब क्या, अब वो बोरोवर मेरा बोरोवर बन गया जिसने भी 60 लाख का लोन लिया था दूसरी बैंक से। ठीक है, हाउएवर ब्रांच मैनेजर ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया इवन व्हेन ये लिमिट जो है जोनल क्रेडिट कमिटी को रिप्रूव करनी पड़ती है, मतलब ब्रांच मैनेजर ने खुद ही ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया, लेकिन ब्रांच मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करे, जोनल कमिटी के पास जाना पड़ता है ये ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवाने के लिए, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने ही अप्रूव कर दिया। मैनुअल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट होता है उनका, जिनका लिखा होता है कि क्या क्या पावर्स किस किस के पास है, उसमें जोनल क्रेडिट कमेटी के पास ये पावर थी। अब बताइए हम क्या करेंगे एज एन ऑडिटर, क्या हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे? तो नहीं सर, हम ऑडिटर है, हम ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी चीजों को देखेंगे कि सर ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी का ब्रीच माना जाएगा एंड इसे अपने ऑडिट फाइंडिंग्स में हमें रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा कि भाई ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है इनकी, मतलब सैंक्शनिंग अथॉरिटी मतलब कौन कितना सैंक्शन कर सकता है उस बात की अथॉरिटी, इसका ब्रीच हो चुका है, इसका वायलेशन हो चुका है, तो फिर ये हमें ऑडिट फाइंडिंग्स में रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमने ये नोटिस किया कि सर जो हेड ऑफिस है ब्रांच का, उसने एक सेविंग अकाउंट जो ब्रांच के पास मेंटेन था उसमें ना एक फ्लैग कर दिया कि भाई इसमें हमने ना इंटरेस्ट गलती से ज्यादा पे कर दिया है, एक सेविंग्स अकाउंट को हमने इंटरेस्ट गलती से ज्यादा पे कर दिया है। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना था तो कैसे करेंगे सर, हमने उससे इंटरेस्ट वापस डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिट किया था, बैंक ने तो क्रेडिट किया होगा इंटरेस्ट, तो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, अब हाँ बैंक ने उसी को एक्सेस इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि भाई उसका बैलेंस बहुत कम था, उसने ऑलरेडी वो इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया होगा, तो उसका बैलेंस बहुत कम था सेविंग अकाउंट में, जैसे ही बैंक ने डेबिट मारा ना, उसका डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया 1.35 लाख का। मतलब आप समझ रहे हुआ क्या, ये हुआ कि सपोज आपके 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में थे, ठीक है, बैंक को इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, मान लीजिए 2 लाख रुपए का बैंक को इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, टोटल आपके बैंक में
टोटल आपके बैंक में 12 लाख रुपए आ गए। आपने 12 लाख का आप मान लीजिए 11 लाख आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपके अब बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। ठीक है, अब बैंक ने ना कुछ एक्सेस डेबिट, आपका कुछ एक्सेस क्रेडिट किया था इंटरेस्ट को, अब वो डेबिट कर रहा है इंटरेस्ट को, मतलब अब वो चार्ज कर रहा है आपको इंटरेस्ट को, क्योंकि ज्यादा कर दिया था। मान लीजिए कि भाई बैंक ने ना 3 लाख का डेबिट मार दिया आपके अकाउंट में, बोला कि भाई इतना ज्यादा हमने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया था, इतना ज्यादा आप इंटरेस्ट हमें लौटा दीजिए। अब आपके बैलेंस में तो आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए ही है, बैंक डेबिट मार रहा है 3 लाख रुपए का, मतलब आपका अब माइनस में चला गया बैलेंस 2 लाख रुपए, और वही ये जो माइनस में चला गया बैलेंस है वो 1.35 लाख रुपीस है। 1.35 लाख रुपीस अब मुझे जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है उसे बैंक को देने पड़ेंगे। 1.35 लाख रुपीस, जो नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में होता नहीं है, सेविंग्स अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो गलती से इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया था, वो वापस लेना पड़ेगा हमें। तो 1.35 लाख रुपीस अब बोरोवर जो हमारा अकाउंट होल्डर है वो हमें वापस देने वाला है। तो मतलब यहां पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हमने कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी है सामने वाले को, और ना ही हमने कोई लोन वोन दिया है सामने वाले को, हमने तो बस गलती से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था, और वो इंटरेस्ट हम उससे वापस मांग रहे हैं। बस इतनी सी यहां पे सिचुएशन है। अब यहां पे क्या हुआ सर, ये हमने मैटर इमीडिएटली उसको अकाउंट होल्डर को बता दिया, लेकिन तब से 6 महीने हो गए हैं और वो 6 महीने से पेमेंट देने नहीं आया है। अब बताइए क्या मुझे इस पे एनपीए के रिक्वायरमेंट्स लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं? क्या घुमा के इन्होंने क्वेश्चन बोला कि हमने यार ऐसे एसेट तो है हमारी, हमें मिलने तो वाला है 1.35 लाख, लेकिन हमने ऐसा कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी है, हमने कोई लोन नहीं दिया है, तो भी क्या यहाँ पे इस केस में एनपीए मानना चाहिए हमें? तो हम बोलेंगे भाई देखो, फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने क्रेडिट फैसिलिटी दी थी कि नहीं दी थी, तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तुम्हें 90 दिन से कुछ भी हो गया पैसा नहीं मिला है, तो फिर हम इसको एनपीए ही मानेंगे। फर्क नहीं पड़ता तुमने क्रेडिट फैसिलिटी दी नहीं दी, लोन दिया नहीं दिया, तुम्हें पैसा मिलना था नहीं मिला है, तो एनपीए मानेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स सीएम महावीर अंडर प्रेशर में है कि अपना एक अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करे लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, उसके पास इनसफिशिएंट टाइम है प्रॉपर्ली परफॉर्म और कंप्लीट करने के लिए अपने ऑडिट को, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है ऑडिट करने का। ये कौन से मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा है? एक टाइमली वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल था, हमने पढ़ा हुआ है, आपको मैंने बताया हुआ है, एक टाइमली करके फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि या तो तुमने काम अपना जो रिपोर्ट है वो टाइमली सबमिट नहीं करी, या फिर टाइम की वजह से तुम जल्दी सबमिट कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देना पड़ रहा है। तो ये आता है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर, कि हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहे हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहां यूज कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते, तो जहां नहीं कर सकते वो हमें बताना है। सबसे पहला बोल रहा है कि भाई जब भी आपने शेयर्स इशू किया है प्रीमियम पे, कैश या फिर अदरवाइज पे, तो फिर जितना भी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है वो सारा का सारा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स को इशू करने में, मतलब एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब बायबैक ऑफ ओन शेयर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। सही बात है, ये भी सही एकदम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, कैन नॉट बी अप्लाइड लिखा है, आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, तो ये गलत है भाई। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई किसी भी कंपनी में, अब उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं आएगा, ये चीज हमें पूछी गई है, कौन सी चीज हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगी। सर क्या क्या नहीं, क्या क्या आएगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स ले लेंगे मैनेजमेंट से, रिलेटेड पार्टी अपनी जितनी भी थी वो सारी आपने बताई है हमें, सारी की सारी आपने अकाउंट और डिस्क्लोज भी कर रखी है, सारी चीजें हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की पॉलिसी क्या है कंपनी की, वो भी लिख लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ये दिखाने के लिए कि ये जो ट्रांजैक्शन थे ये आर्म लेंस बेसिस पे थे। आर्म लेंस मतलब क्या, कोई अगर तीसरा चौथा पार्टी, अगर कोई अनरिलेटेड पार्टी आपस में जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करते उसी प्राइस पे हमारे रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन हुए थे, तो ये तीन तो हम डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करते हैं। लेकिन चौथी चीज जो हम डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन नहीं करते वो ये था, डॉक्यूमेंटेशन ये दिखाने के लिए कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज लेंथ बेसिस पे हुए हैं। भाई क्लोज लेंथ बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनता है, हमें ये दिखाना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आर्म लेंथ बेसिस पे हुए हैं, क्लोज लेंथ बेसिस पे नहीं हुए हैं। तो ये यहां पे आ जाएगा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 12th वाला बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहा है कि सर वैसे तो हमें क्या करना था, ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करना था परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ इन्वेंट्री का। हाउएवर हमने मैनेजमेंट से क्या किया, रिपोर्ट्स लिया जिसमें हमें पता चला कि रॉ मटेरियल को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक हमने कितना कंज्यूम किया है, एंड साथ ही साथ इसका कंपैरिजन किया हमने प्रीवियस ईयर से। तो यहां पे हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हम बहुत अलग अलग 4 टाइप के हमने एनालिसिस पढ़े थे, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, रेशियो एनालिसिस। तो यहां पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक में क्या क्या चीजें हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किन किन चीजों से मिला के हमारी एक पर्टिकुलर चीज बनी है। स्टॉक कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो गया कि अच्छा हमारे स्टॉक में क्या क्या चीज है, तो इसमें सबसे पहली चीज हमने देखी कि हमारा रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज है हमारे स्टॉक में, तो दिस इज द स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, और उसको हमने कंपेयर भी कर लिया प्रीवियस ईयर से, तो ये स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सीए नेहा को ऑडिटर बनाया गया किसी भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्सटाइल कंपनी का। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट उसने चेक किया कि क्या उसकी फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है या फिर कोई थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस में। उसने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी भेजा है मैनेजमेंट को, बताइए सीएम नेहा क्या कर रही है। तो हमने पढ़ा था ऐसे 300 में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें हमने 2 एसेस का रेफर किया था, एसे 210 एंड एसे 220। एसे 210 में कि सर आपको एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है मैनेजमेंट को, और एसे 220 में कि आपको अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स चेक करनी चाहिए, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। तो यहां पे हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या हुआ सर, सीए मीनल को अप्रोच किया है रिवर प्राइवेट लिमिटेड ने ऑडिट करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ड्यूरिंग द प्री एंगेजमेंट डिस्कशंस क्या हुआ, जब मैनेजमेंट से हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैनेजमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि उसका जो स्कोप ऑफ ऑडिट है ना, उसमें आप इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देना, मतलब आप इन्वेंट्री को चेक मत करना, क्योंकि भाई ये जो इन्वेंट्री है ना ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट टीम चेक कर रही है, तो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। और मैनेजमेंट क्या बोलती है कि भाई तुम्हारे जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट आएगी ना, तुम उस पर रिलाय कर लेना, तुम्हें इन्वेंट्री चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ये हमारी जो बेचारी क्या नाम है सीएम मीनल है, वो एग्री भी कर लेती है वर्बली मैनेजमेंट को, और ना ही और अपनी प्लानिंग भी शुरू कर देती है, और कोई फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करती है, इशू भी नहीं करती है, साइन भी नहीं करती, फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर भी नहीं बनाती, और दूसरा एग्री कर जाती है कि हाँ भाई इन्वेंट्री हम चेक नहीं करेंगे, हम इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाय कर देंगे। क्या इसने सही किया सर? बिल्कुल गलत किया। हमने ऐसे 210 में पढ़ा हुआ है सर कि अगर मैनेजमेंट आप पे इंपोज करती है कोई भी लिमिटेशन ऑन स्कोप बिफोर द ऑडिट, तो फिर आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और यहां पे आपने ऑडिट एक्सेप्ट करके गलती कर दी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो आपके ऑडिट के स्कोप के अंदर आता है। तो 3 आपके नहीं आ रहे होंगे, 1 आ रहा होगा, वो हमें चेक करना है। सबसे पहला क्या बोल रहा है, ऑडिटर को फिजिकल कंडीशन ऑफ मशीनरी को डिटरमाइन करना पड़ता है। क्या ये ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है? नहीं सर, ये मैनेजमेंट का काम है, ये हमारे स्कोप के अंदर नहीं है। दूसरा, ऑडिट को फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। नहीं सर, हमें नहीं करना पड़ता, हमें उल्टा रिस्ट्रेन करना पड़ता है, मना करना पड़ता है कि हम फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर ऑडिटर ऑथेंटिकेट करता है जेन्युइननेस ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए कंपनी के वो जेन्युइन है, ऐसा ऑथेंटिकेट करना हमारा काम है। ये हमारा काम नहीं है सर, हमारा काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है। ये सब क्या तुम टाइम पास वाले काम बता रहे हो? हमारा काम तो चेक करना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमारे स्कोप के अंदर आता है। और ये थे आपके 15 एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में। यस तो यहाँ पे मैंने आपके ना सारे टॉपिक नाम भी लिख दिए, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये क्रेडिटर्स के बारे में ना हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी कि इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, और उनकी एफिशिएंसी कैसी है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया ताकि हम एग्जीक्यूटिव्स को सर्कुलेट कर सके और फिर एम्प्लॉय से उनका रिस्पॉन्स ले सके, मतलब क्लाइंट की एम्प्लॉय से उनका रिस्पॉन्स ले सके। बताइए हम कौन सा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं? नहीं सर, यहां पे हम कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, क्योंकि हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, सामने वाले को दिए हैं, सामने वाला खुद भर के देगा हमें। तो ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को हम यूज कर रहे हैं। और फिर बोला गया है कि आप फ्यू क्वेश्चंस खुद ही बना के बताइए क्रेडिटर्स के बारे में। तो चलिए आंसर देख लेते एक बार। हम यहाँ पे कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारा MTP1। यहाँ पे हम आते हैं हमारे आंसर पे।
जिसमें ये बात कर रहा है कि सर हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ये हमें अपने मन से बनाने पड़ेंगे, जो भी हमें लगता है क्वेश्चन कि भाई हमारा जो सप्लायर इनवॉइस है क्या वो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाता है कि नहीं जाता है, क्या हमारे बिल रजिस्टर में उसको एंटर किया जाता है बिफोर सबमिटिंग टू द डिपार्टमेंट्स, क्या जो हमारे एडवांस या फिर पार्शियल पेमेंट्स है उसको इनवॉइस में एंटर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्या सिस्टम इंश्योर करता है कि सारे के सारे इनवॉइसेस को ड्यूली प्रोसेस किया गया है, रॉ मटेरियल सप्लाईज के लिए क्या रिकंसिलिएशन हम करते हैं क्वांटिटीज का, जो हम 3 वे मैच करते थे वो 3 वे मैच हम यहाँ पे करते हैं कि नहीं करते, क्या हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैच करता है इनवॉइसेस को विद द गुड्स रिसीव नोट एंड परचेज ऑर्डर्स, ये आ गया आपका 3 वे मैच, क्या हमारे सारे इनवॉइसेस में एविडेंस है कि हाँ भाई बुक मतलब उसको प्राइस के लिए, फ्रेट के लिए, टर्म्स के लिए, सारी चीजों के लिए चेक किया गया है, क्या सारे एडवांस पेमेंट्स को ड्यूली ऑथराइज किया जाता है उन पर्संस के द्वारा जो ऑथराइज करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ये सारी चीजें बेसिकली हम क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे हमारे इंटरनल कंट्रोल में, ये हम क्वेश्चनर उनसे पूछेंगे, वो इनका रिप्लाई करके चलेंगे कि हाँ भाई ये होता है ये नहीं होता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1B। ये बोला सबसे पहला, कब प्लानिंग शुरू होती है एंड कब प्लानिंग खत्म होती है। कब प्लानिंग शुरू होती है सर, जैसे ही आपका पिछला ऑडिट खत्म हुआ वैसे ही हमारी नेक्स्ट ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाती है। और कब प्लानिंग खत्म होती है, जब हमारा इस साल का ऑडिट खत्म होता है तब हमारी प्लानिंग खत्म होती है। मतलब प्लानिंग इज एन कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे होता है ऐसा नहीं है, वो पूरे ऑडिट में चलता ही रहता है। दूसरी चीज, क्या ऑडिटर प्लानिंग डिसीजंस को चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द ऑडिट? बिल्कुल कर सकता है। अगर कर सकता है तो बताइए क्या पॉसिबल रीजंस होंगे जिनकी वजह से वो कर सकता है। तो ये हमने ऐसे 300 में पढ़ा हुआ है कि सर देखो पहली बात तो प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, रेदर है कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, जो कब शुरू होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, और कब तक कंटिन्यू रहता है, तब जब तक हमारा करंट ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट ना हो जाए। इस पर्टिकुलर केस में जैसे ये ईयर 24-25 है तो फिर हमारा जो ऑडिट है वो आपके जून 24 से शुरू होगा और कंटिन्यू रहेगा 25 तक, 24-25 के एंड तक ये चलता रहेगा हमारा प्लानिंग। अब हमें ऑडिट को प्लान कर, ऑडिट स्ट्रैटेजी को, भले वो प्लान हो या फिर स्ट्रैटेजी हो, हमें उसको अपडेट और चेंज करते रहना पड़ता है। कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कोई चेंजेस इन कंडीशंस हो गया, या फिर कोई ऑडिट एविडेंस मिल गया हमें ऑडिट प्रोसीजर से, तो फिर हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, जिससे हमारे प्लान्ड एनटीए ऑफ प्रोसीजर्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ऐसी मिल रही है जो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है उस इंफॉर्मेशन से जो तब हमारे पास अवेलेबल थी जब हमने प्लानिंग करी थी, तो फिर हमें प्लान को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सीएक्यू को ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है सिलेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल्स को, लेकिन मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है तो क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे, पूछेंगे क्यों रिफ्यूज कर रहे हो, इवैल्यूएट करेंगे उसका इंप्लीकेशन हमारे ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क पे, और तीसरा परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर हमें लगता है कि नहीं भाई ये जो मैनेजमेंट ने रीजन दिया है वो अनरीजनेबल है, या फिर हम रिलेवेंट एंड रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और साथ ही साथ एसए 705 के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें ओपिनियन को मॉडिफाई करने की जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमें लेने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो ओवर स्टेटेड नहीं है। क्या बोला, ओवर स्टेटेड नहीं है, मतलब क्या कि हमने ज्यादा रेवेन्यू नहीं दिखा रखा है, मतलब जितना रेवेन्यू हमने दिखा रखा है वो एक्चुअली में अकर हुआ था। तो हम यहाँ पे अकरेंस चेक कर रहे हैं हमारे सेल्स की। तो यहाँ पे अकरेंस, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे कि आपको अकरेंस बतानी है, आपको ये बताया कि भाई ओवर स्टेटेड नहीं है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना था कि अच्छा ये अकरेंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम पूरा वो अकरेंस वाले सारे पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे हमारे सेल ऑफ गुड्स के सर्विसेज के, कि भाई सिंगल इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं कर दिया ना, कैंसिल सेल्स को तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया है ना, फ्यू आइटम्स को चेक करेंगे उनके रेलेवेंट एंट्रीज इन सेल्स जर्नल के साथ। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर रखी है। बहुत बढ़िया रिस्पांस आया उस रिवीजन वीडियो पे भी, आप जाके देखिएगा। मात्र 2-2.5 घंटे में पूरा आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो चुका है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, आप एक बार बस वो वीडियो देख लीजिए, आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी चैप्टर नंबर 5 के बारे में जो आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो अभी करके जाएंगे। तो आप वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रटाया क्वेश्चन है बैंक ऑडिट का, ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए इसमें बोला गया है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स है 150 लाख, आपका डैमेज स्टॉक्स बोला गया 30 लाख का, तो ये आपका आ जाएगा जो भी अनडैमेज स्टॉक्स है वो यहाँ पे आ गया 120 लाख। फिर आपको बोला गया कि अच्छा वैल्यू ऑफ पेड स्टॉक्स निकालना है तो उसमें से डेटर्स क्रेडिटर्स को माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को हमने माइनस कर दिया 60 लाख के क्रेडिटर्स से, उसको माइनस करके तो यहाँ पे 60 लाख आ गया। अब इसका इसमें से मार्जिन माइनस कर देंगे, मार्जिन कहाँ दिया हुआ है सर, ये रहा मार्जिन, ये रहा आपका 30% स्टॉक के लिए, 40% डेटर्स के लिए। तो 30% पहले हमने स्टॉक
के लिए माइनस किया, ये आपका एक ड्राइंग पावर आया। फिर हम डेटर्स की बात करेंगे, डेटर्स की वैल्यू ये दी हुई है, उसमें आपका डेटर्स जो एक्सीडिंग 90 डेज है जो उसमें इंक्लूडेड है ऊपर वाले में, अगर ये इंक्लूडेड नहीं होता तो फिर हम इसको माइनस नहीं करते, क्योंकि ये इंक्लूडेड है इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो 55 लाख माइनस 15 लाख 40 लाख आ जाएगा। मार्जिन 40% मैंने आपको बताया था, तो इन दोनों को प्लस करके आपका ड्राइंग पावर आ जाएगा 66 लाख। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था, 5 मार्क में आपका पूछा गया है एमटीपी में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सर आपको एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है की मैटर्स जो कंसिडर करने हैं ऑडिटर को प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि सर जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे 300 में, तो प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम 5-6 चीजें जो थे वो अच्छे से कंसिडर करके चलते थे। क्या 5-6 चीजें कंसिडर करके चलते थे? ये टाइम पास चीज है, यहाँ पे इसके कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स जो है ये 5 चीज लिखने के हैं कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना है, कोई अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंटिटी की, उसके लीगल रेगुलेटरी एप्लीकेबल एनवायरमेंट की, मटीरियलिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। ये आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट ये बोल रहा है स्पेशल स्टेप या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे हॉस्पिटल के ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करने के लिए। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 9 में, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमारे रिवीजन वीडियो में कि सर हमें यहाँ पे रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स चेक करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ कैश देखना पड़ेगा, इनकम देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट से लेगेसीज एंड डोनेशंस देखने पड़ेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन एंड सेक्शंस देखना पड़ेगा, ग्रांट्स एंड टीडीएस देखना पड़ेगा, बजट्स, इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन, रजिस्टर्स, इन्वेंटरीज, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है हॉस्पिटल में। कैसे चेक करनी पड़ती है वहां पे लिखा हुआ है। क्या हमें ये पूरा याद रखना है? नहीं सर, आप बस 4-5 कोई भी पॉइंट याद रख के चलिएगा, एक पॉइंट का 1 मार्क है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कौन से एडिशनल प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं एज पर एसए 570। अगर हमें कोई इवेंट और कंडीशन के बारे में पता चलता है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट आउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तब हमें क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं सर? सबसे पहला तो मुझे, अगर मैनेजमेंट ने कोई अपना कोई असेसमेंट नहीं किया तो उनको बोलना पड़ेगा, अगर उन्होंने कर लिया है तो फिर उनके फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कितने फीजिबल है। फिर अगर मैनेजमेंट ने कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो देखना पड़ेगा रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड क्या वो सपोर्ट है उसका अजम्पशंस के लिए हमारे पास या फिर नहीं है। और कोई एडिशनल फैक्ट्स हमें पता चलता है कि ये पूछना पड़ेगा और लास्ट में उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। एक और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सर कौन सी ऐसी ऑडिट रिस्पांसिबिलिटीज है जो जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं? ऐसी कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज के लिए जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं? ये भी हमने आपका ऐसे 299 में पढ़ा हुआ है कि सर जो वर्क आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, उस वर्क के लिए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो किसी एक ने सबके नोटिस में ला दिया और सबका कंसेंसस ले लिया, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही है, आपके ऑडिट रिपोर्ट सही से कंप्लाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, ये सारी चीजें चेक करना सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी ऑडिट का। आपका एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है हमें बताना है बेसिकली कि सर कौन हमारी ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी क्या है अंडर सेक्शन 143(1) में हमारी ड्यूटी ऑफ इंक्वायरी क्या है, ये हमें बतानी है। क्या इतने टाइम पास से क्वेश्चन इन्होंने एमटीपी में दे रखा है ये वाला, तो ये हम बता देंगे जितने भी हमारे 6 पॉइंट्स थे, ये 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हमने कि हाँ भाई लॉन्स एंड एडवांसेस हमने जो भी दिए वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होने चाहिए, प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है वो मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज है वो भी प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी नहीं है तो हमने कोई भी एसेट को सोल्ड नहीं किया एट लेस देन द परचेज प्राइस, ऐसे करके ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपके कंपनी ऑडिट वाले टॉपिक में। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक और टाइम पास क्वेश्चन आ गया आपका। यहां पे बोल रहा है, अब ये ना इन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ना अलग तरीके से पूछा था जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये बोल रहा है कि सर सीए मेरा वो ऑडिट एक्सेप्ट कर रही है एजुकेशनल सोसाइटी का, वो एक्सेप्ट करने से पहले वो ऐसा इंश्योर करना चाहती है कि मैनेजमेंट जो है हमारी सोसाइटी के वो एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नॉट ओनली दिस, वो ऐसा भी मानती है कि मैनेजमेंट को कंफर्म करना चाहिए कि हाँ भाई वो सारे के सारे मैटर्स के एग्रीमेंट में हैं। अब बताइए इन मैटर्स का आप डिस्कशन कीजिए। तो यहां पे आप कंफ्यूज पता है कहां होते हैं आप ना, एजुकेशनल सोसाइटी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये कुछ तो होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज चैप्टर नंबर 9, ये मेरे को लग रहा है वहां का कोई क्वेश्चन होगा। अब वहां पे कुछ दिमाग लगाने लग जाते हैं कि अच्छा कौन सा पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट होगा, जबकि ये बहुत सिंपल सा ऐसे 210 का क्वेश्चन है जहां पे हमने पढ़ा था कि सर मैनेजमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, जानती है और मानती है, ये हमें चेक करना होता है ऐसे 210 में। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एफआरएफ बना देना, इंटरनल कंट्रोल ऐसे होने चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना आए, और ऑडिटर को प्रोवाइड करना है एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स। तो ये चीज आती है आपके ऐसे 210 में, ये आपको थोड़ा लेट क्लिक होता बेसिकली।
नेक्स्ट बोल रहा है सर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट को कि आप अपनी जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इसको आप रिकंफर्म करिए अपने एक्नॉलेजमेंट को और अंडरस्टैंडिंग अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को। बेसिकली हम रिकंफर्म करने के लिए कब बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, ये यहां पे पूछने की कोशिश कर रहा है एज पर एस 580। सर हम कब बोलते हैं, जब जिसने भी साइन किया था ऑडिट एंगेजमेंट बिहाफ ऑफ द एंटिटी में उनके पास वो रेलेवेंट रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है, टर्म्स को चेंज किया गया था, प्रिपेयर किया गया था प्रीवियस ईयर में, कोई भी इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को, या फिर कोई चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से हमें लगता है कि उनसे रिकंफर्म करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपको चेक करना है कि इसका वैल्यूएशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हम कैसे करेंगे सर, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में बताना है, वर्क इन उसके बारे में क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स के बारे में नहीं बताना है, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल के बारे में बताना है और वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताना है, जो भी हमने 4-5 पॉइंट चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, यस सर, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना है एनजीओ के लिए जो एनजीओ डोनेशन रिसीव कर रही है और फिर उसको रेमिट भी कर देती है। ये आपका बैक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है आईसीएम मॉड्यूल में, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 का ही पूरा क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि कैसे आप जब डोनेशन रिसीव करते हैं या फिर आप जब रेमिटेंस करते हैं डोनेशन का, तब आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आपका डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिट टीम है जो इवैल्यूएट करती है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को। जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को, तब हमारे एक्टिविटीज के बारे में बताइए इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। इंटरनल ऑडिट को क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, ऐसे 610 में हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है सर, हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल का, हमें एग्जामिनेशन करना पड़ता है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का, रिव्यू करना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और रिव्यू करना पड़ता है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस का, कि एंटिटी ने लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। ये वो एक्टिविटीज है जो इंटरनल ऑडिटर को करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 6 क्वेश्चन आ गया आपका। ये क्या बोल रहा है सर, हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेन लिमिटेड का, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ड्यूरिंग अ मीटिंग जो मिस्टर जय है, जो सीईओ है, उसने क्वेश्चन किया कि भाई क्या ऑडिटर एबल है टू डिटेक्ट ऑल द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय फ्रॉड, कि क्या हम फ्रॉड वाले मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी, क्षमता हमारे पास है या फिर नहीं है। उसने ये इंसिस्ट किया कि सिंस ऑडिटर एक प्रोफेशनल है, ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्या मिस्टर जय का जो कंटेंशन है वो करेक्ट है, एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर डिस्कस करो रेलेवेंट ऐसे के अंदर। तो सर हमने पढ़ा हुआ ऐसे 200 में हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो वही चीज मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि सर एज पर ऐसे 200 पहले तो मुझे अपने ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो बताने के लिए मुझे बोला गया। तो पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई मुझे तो रीजनेबल एश्योरेंस लेनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और मुझे रिपोर्ट करना है एज रिक्वायर्ड बाय एसएस, वैसे मुझे कम्युनिकेट करना। ये जो मैं ऑडिट करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो मेरे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स के बेसिस पे करता हूँ, और ये जो प्रोसीजर्स हमारे एसएस में बोली गई है उस हिसाब से मैं ऑडिट करता हूँ। ठीक है, और जो भी मतलब ये जो ऑडिट मैं कर रहा हूँ ना, ये जो मैं रीजनेबल एश्योरेंस आपको दे रहा हूँ, ये बहुत हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या होता है सर, एक कंप्लीट एश्योरेंस या फिर गारंटी देना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं कभी भी आपको गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट, कि भाई हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट होते हैं, इसलिए मैं आपको कभी भी गारंटी नहीं दे सकता। इन द गिवन केस मिस्टर जय जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसका कंटेंशन जो है वो बहुत गलत है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन से रिस्क है सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये रिस्क हमें कौन से फैक्टर से पता चलता है कि कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है, कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ऐसे 315 से कि सर क्या वो रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्या वो कोई रीसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग अदर डेवलपमेंट्स वाला है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, क्या वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ वाला है, कितनी डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन के पास वाला है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है क्लॉज नंबर 7 में। क्लॉज नंबर 7 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दो ही तो क्लॉज है हमारे पास, सब क्लॉजेज है क्लॉज नंबर 7 में। वो क्लॉज नंबर 7 में पहले तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात कर लेंगे और फिर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात कर लेंगे। तो ये तो मतलब डायरेक्टली बस यहाँ पे रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी थी, कोई ऐसे केस बेस कुछ भी नहीं बताना था, बस बताना था कि हाँ भाई ये 7 क्लॉज के अंदर अंदर 2 सब क्लॉज है जिसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड पेटेंट्स प्रॉपर्ली वैल्यूड है, ये हम कैसे चेक करेंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड पेटेंट्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही आइडेंटिफाई करनी थी कि ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। फिर इसके हम वैल्यूएशन की बात कर लेंगे। 3 ही पॉइंट है इसकी वैल्यूएशन में। सबसे पहला कि भाई आपने अमोर्टाइजेशन सही से चार्ज किया है, आपका जो अमोर्टाइजेशन मेथड है वो बढ़िया है, और आपने कोई भी इंपेयरमेंट असेसमेंट है वो भी बढ़िया तरीके से किया है। ये था आपका पूरा MTP 1। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका MTP 2। तो ये सेकंड जो MTP है, इसका जो MCQ है वो भी एवरेज है, इसमें भी थोड़े नए का MCQ, थोड़े से पुराने MCQ है, और डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा बहुत एवरेज कैटेगरी का ही है। और यहाँ पे हम बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, सबसे पहला हमारा जो MCQ है ये बोल रहा है कौन सा ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लियर नॉन कंप्लायंस जो ऑडिट असिस्टेंट ने किया है एज पर स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, मतलब बेसिकली देखना है कौन सा गलत काम किया। सबसे पहले बोल रहा है कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंटेशन विद इन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। 60 डेज के अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिया, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स यूज किया है वर्किंग पेपर्स के लिए। वर्किंग पेपर्स बनाने के लिए हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं स्टैंडर्ड वाले, जो हमारे KPMG में होता था वहां पे भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते थे जो हम यूज करते थे वर्किंग पेपर्स बनाने के लिए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने वर्किंग पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रिपेयर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, सब कुछ एक्सेल पे ही होता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि आपने रिव्यूअर का नाम ओमिट कर दिया, आपने फाइल्स को सेव नहीं किया, मतलब फाइल्स को सेव किया है अनसिक्योर्ड फोल्डर्स में, सिक्योर्ड फोल्डर्स में सेव नहीं किया। मतलब आपने फाइल्स को सेव तो कर दिया लेकिन बाद में हमें वो मिलेगी नहीं मिलेगी पता ही नहीं है, और आपने उस फाइल के अंदर रिव्यूअर का नाम नहीं लिखा कि कौन से किसने बेसिकली आपका वो जो वर्किंग पेपर है वो रिव्यू किया है, तो ये आपका नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट एक सीनियर ऑडिट टीम मेंबर ने इन्वेंट्री सैंपलिंग शीट को अल्टर कर दिया एक डिफरेंट मेथड दिखाने के लिए, बिना उसका रीजन और डेट ऑफ चेंज को रिकॉर्ड किए। मतलब एक बार आपने पूरा ऑडिट रिपोर्ट साइन कर लिया है, अब साइनिंग के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी अल्टरेशन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना हो तो वो कर सकते हो। यहां पे हमने छेड़छाड़ करी है हमारे इन्वेंट्री सैंपलिंग शीट में डिफरेंट मेथड को दिखाने के लिए, और ये छेड़छाड़ हमने कर तो दी, इसका कोई रीजन भी नहीं लिखा और ना ही डेट लिखी कि कब हमने ये छेड़छाड़ करी है, तो ये आपने गलत किया। आपको अगर ऐसी छेड़छाड़ करनी चाहिए थी तो फिर आपको उसमें एटलीस्ट रीजन और डेट तो लिखना ही चाहिए था कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन में, और क्या आपका डेट है जिस दिन आपने ये छेड़छाड़ करी है। तो आप पहली बात तो ये चेंजेस अलाउड नहीं है, अगर अलाउ करना है तो आपको रीजन और डेट तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिटर ने डिस्कवर किया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, उसने 12% इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है ओवर ड्यू पेमेंट्स पे। अब बताइए ये क्या हमें एज एन इंटरनल ऑडिटर इसको रिपोर्ट करने की जरूरत है? सर बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंशियल से ज्यादा नॉन फाइनेंशियल भी होता है, ऑपरेशनल भी होता है, और अगर आपका कोई इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं चल रहा तो इंटरनल ऑडिटर को वो रिपोर्ट करके चलना पड़ता है। तो यहां पे यस, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल फेलियर का पार्ट है इसलिए इंटरनल ऑडिटर को इसको रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटेंसिवली रिलाई कर सकता है इंटरनल ऑडिटर के काम पे इन द गिवन सिचुएशन, जहां पे इंटरनल ऑडिटर का कोई भी, पहली बात तो ना तो वो रिपोर्ट करते किसी भी हायर मैनेजमेंट को, और दूसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां पे बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई कर सकते हैं? पहली चीज भाई, उनके पास वो बेसिकली बड़े लोगों को रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके पास एक्सेस ही नहीं है बड़े बड़े लोगों का, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बड़े बड़े लोगों का एक्सेस नहीं है, और इस पर्टिकुलर केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। तो हम यहां पे काम पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहे सीए आद्या को क्या करना चाहिए उस इन्वेंट्री के बारे में जो हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाए ड्यू टू फ्लड, क्योंकि भाई फ्लड आ गई थी तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा ही नहीं सकते, पानी में क्या तैरते तैरते थोड़ी जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने, तो हम उस इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। अब हमें क्या करना चाहिए सर? हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। तो हमने ऐसे 501 में पढ़ा हुआ है ना सर, डायरेक्टली मॉडिफाई करना है? नहीं सर। क्या हमें इसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं सर। क्या हमें मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए? नहीं सर। हमें खुद से अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करके पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करके मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सीए आद्या का क्या कंक्लूजन होना चाहिए रिगार्डिंग रेवेन्यू जो हमने रिकॉग्नाइज किया है उस सेल्स के लिए, जो हमने बिलिंग तो 30 मार्च को करी थी लेकिन डिस्पैचिंग 2 अप्रैल को हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मुझे ना किसी को गुड्स बेचना था, ठीक है, मैंने उसके इनवॉइस जो है ना वो 30 मार्च को ही बना ली थी, लेकिन मैंने
मैंने जो माल भेजा, जो गुड्स को डिस्पैच किया, जो एक्चुअली में मैंने जब गुड्स भेजा वो 2 अप्रैल को भेजा। अब बताइए मुझे ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए था? तो सर हमने पढ़ा हुआ है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब आपका जो क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो ट्रांसफर हो गया हो। और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स यहाँ पे बिल बनते टाइम ट्रांसफर नहीं होता, जब गुड्स हम एक्चुअली में डिस्पैच कर देते हैं तब हमारा वो गुड्स से नाता खत्म हो जाता है और सामने वाले का नाता शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 अप्रैल को ये रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये बोल रहे रेवेन्यू को हमें डिफर करना है अप्रैल को, क्योंकि जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है वो हमारे 30 मार्च को ट्रांसफर नहीं हुई है, वो अप्रैल में ही ट्रांसफर होगी इसीलिए। ठीक है, यस सर, इनवॉइस बनाने से फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। ये बोल रहे हैं कि जब हम वेरीफाई कर रहे थे कैपिटलाइज एक्सपेंस को मशीनरी इंस्टॉलेशन पे, तो हमें देखना था 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए आए हैं ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं, इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। वो ट्रेनिंग और इनॉग्रेशन के जो 5 लाख हमने खर्च किए हैं वो भी हमने कैपिटलाइज कर दिए मशीनरी इंस्टॉलेशन के नाम से। क्या ये सही किया सर? बिल्कुल गलत किया। इनॉग्रेशन कर रहे हो भाई तुम, कितना ही खर्चा कर लो इनॉग्रेशन पे, क्या वो तुम्हारी मशीनरी का पार्ट है? नहीं सर, वो तुम अलग से डिस्क्रिशनरी खुद के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हो। दूसरा ट्रेनिंग भी, क्या वो मशीनरी का पार्ट है? नहीं सर, मशीनरी को लगाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो तुम्हारे कैपिटलाइज होगा, लेकिन उसके अलावा तुम अपने मन से जो खर्चा कर रहे हो वो तुम्हारे मशीनरी इंस्टॉलेशन के नाम पे कैपिटलाइज नहीं होगा, उसको तुम्हें रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें उनको रेकमेंड करना पड़ेगा कि ये 5 लाख को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अंदर दिखाइए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि कौन सा ऑफ द फॉलोइंग वैलिड अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? अगर हमने डेटर्स को कंफर्मेशन भेजा है, क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन भेजा है, लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आ रहा, तो अब मुझे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है? तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला के साथ सब्सीक्वेंट कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स देख लो, बाद में आपको कैश रिसीट्स आई होगी डेटा से, कैश पेमेंट आपने किया होगा तो उसको चेक कर लेंगे, सही बात है। आपने सेल्स और परचेज ऑर्डर्स चेक कर लो, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिलेटेड इनवॉइसेस, डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स को देख लो, बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्या चीज मुझे नहीं देखनी है? वेरिफिकेशन ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर द अमाउंट। भाई बोर्ड रिजोल्यूशन का वेरिफिकेशन मैं क्यों करूंगा? डेटर और क्रेडिटर के अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में बोर्ड रिजोल्यूशन का क्या मतलब है भाई? वहां पे क्यों मेंशन होगा इनके बारे में? तो ये चीज आपने गलत कर दी, ये अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीए माया ने स्टॉक्स बाय किया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। स्टॉक्स मतलब शेयर्स बाय किए हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट में तब बेनिफिट होगा जब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेगी अपनी रिपोर्ट में। मतलब मैं उसकी ऑडिटर हूं, मैंने उसके शेयर्स बाय कर रखे हैं, अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देती हूं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, मेरे इन्वेस्टमेंट से मुझे बेनिफिट हो जाएगा। यहां पे कौन सा थ्रेट आ रहा है सर? मैंने उसके शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर आएगा कि भाई मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूं इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बोल रहे हैं पुनीत, एक सीईओ है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे आशी और माया को, मतलब बेसिकली आप मान लीजिए सीएस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मॉडिफाई कर दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ताकि वो डिस्क्लोज कर सके मिसलीडिंग मैनर में। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट होगा अगर वो ऐसा कर देते हैं? तो मिसलीडिंग वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग मतलब क्या? झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना दीजिए। तो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे ब्रीच कर दिया? इंटीग्रिटी, कि हमें ऑनेस्ट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होना है जो मिसलीडिंग हो, हमें पता हो। तो फिर यहाँ पे हम इंटीग्रिटी को ब्रीच कर देंगे अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि क्या बैंक का डिसीजन, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पीवी लिमिटेड है जो सीजी गारंटीड है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड है। बैंक बोलता है कि यार यहाँ पे मुझे ना तो एनपीए नॉर्म्स लगाने हैं और ना ही कोई इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स लगाने हैं क्योंकि ये सीजी गारंटीड है। क्या बैंक सही बोल रहा है सर? पहली बात तो एनपीए नॉर्म्स के लिए तो बैंक सही बोल रहा है कि हाँ भाई एनपीए नॉर्म्स हमें लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजी गारंटीड है, तो इसको हम स्टैंडर्ड एसेट में ही दिखाएंगे। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स में ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। तो यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, बैंक ऑडिट का ये क्वेश्चन था कि सीजी गारंटी के अकॉर्डिंग आपको एसेट क्लासिफिकेशन तो नहीं करना है, उसको स्टैंडर्ड ही दिखाना है, लेकिन आपको इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए उसको एनपीए मानना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या हो रहा है सर? सीडब्ल्यूपी ट्रेडर्स है जिसने अपने वेयरहाउस को एज ए सिक्योरिटी दे रखा है लोन के लिए, मतलब मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं लोन के लिए, बताइए ये कौन सा मोड ऑफ सिक्योरिटी है, कौन सा फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है? क्या ये प्लेज है या फिर ये हाइपोथिकेशन है या फिर ये मोर्टगेज है? सर ये है मोर्टगेज। जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को देते हैं एज अ सिक्योरिटी तो वो मोर्टगेज माना जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये मोर्टगेज है। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या बैंक को यहाँ पे मैंडेटरली स्टॉक ऑडिट करवाने की जरूरत है या फिर नहीं है? उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इनका क्रेडिट लिमिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है या फिर नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में जो क्रेडिट लिमिट है वो 4.5 करोड़ की है, तो यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है स्टॉक ऑडिट करवाने की।
ठीक है, ये सब बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, ऐसा कौन सा हमारा इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मेथड है जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हमारे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, जो एक बर्ड आई व्यू देता है। ये बर्ड आई व्यू आपका एक कीवर्ड हो गया। बर्ड आई व्यू कौन देता है सर, नैरेटिव रिकॉर्ड या फिर आपका चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, इनमें से कोई नहीं देता। फ्लो चार्ट जो है वो हमारा बर्ड आई व्यू देता है, तो फ्लो चार्ट यहां पे करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सर कौन सा डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन हमारे ऑडिट प्लान का पार्ट नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट है, कौन कौन सी चीजें हमारे ऑडिट प्लान में आती है, ये हम देखते हैं। देखो, एनटी ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी हमारा इंक्लूड होता है। एनटी ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये भी इंक्लूड होता है। कोई भी अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स जिसमें हमें कंप्लायन करना है एसएस का, ये भी इंक्लूड होता है। क्या चीज इंक्लूड नहीं होती हमारे प्लान में, दैट इज एनटी ऑफ रिसोर्सेज। ये चीज हमारे किस में आती है सर, ये चीज हमारे स्ट्रैटेजी में आती है। एनटी ऑफ रिसोर्सेज इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी और बाकी तीन चीजें इज पार्ट ऑफ आवर ऑडिट प्लान, ठीक है। यस सर। लास्ट एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है सर, 26 मई 2025 को आपको पता चला कि सर एक फायर हो गई है 15 अप्रैल 2025 को, मतलब साल के बाद फायर हुई थी 15 अप्रैल 2025 को। एज अ रिजल्ट ऑफ फायर सारी की सारी इन्वेंट्री जो भी उस लोकेशन पे स्टोर है 2 करोड़ की, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब बताइए इसका क्या करेंगे, क्या इसका एडजस्टमेंट करेंगे या फिर डिस्क्लोजर करेंगे। सर वो इवेंट्स जो आपके एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस मतलब जो आपकी कंडीशंस को नहीं दिखाते दैट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो उनको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं। और अगर उनका इंपैक्ट ज्यादा हो तो फिर हमें उनके डिस्क्लोज करके चलना पड़ता है। वही चीज यहां पे पूछी गई है कि सर हमें मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके चलिए। ये था आपका पूरा 15 एमसीक्यूज। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन अबव आप ये बताइए साक्षी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है मैनेजमेंट को, मतलब बेसिकली व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। ये भी एक इनडायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि सर क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है। इंटरनल कंट्रोल हमें सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ह्यूमन जजमेंट आता है डिसीजन मेकिंग में, अंडरस्टैंडिंग हम पर्पस को समझ नहीं पाते हैं, कोल्यूशन हो जाता है, मिलीभगत हो जाती है लोगों के बीच में, जजमेंट्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट का जजमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इंटरनल कंट्रोल में। ये सारे इसके लिमिटेशंस हो गए, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हमारा ऐसे 300 का क्वेश्चन है कि सर हमें बताइए पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम का एसेंशियल क्यों है, और अगर हम आउटडेटेड ऑडिट प्रोग्राम को यूज करेंगे तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम के पीरियोडिक रिव्यू की बात कर रहा है कि सर पीरियोडिक रिव्यू आपको करते रहना चाहिए ताकि आप रिक्विसाइट नॉलेज एंड एविडेंस ले सकते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में। यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को तभी अनाउंस कर सकते हैं जब हम क्लाइंट के ऑपरेशंस और इंटरनल कंट्रोल को पीरियोडिक रिव्यू में रखें, ताकि कोई भी अगर रिडंडेंसी हो, रिडंडेंसी मतलब क्या, कोई भी अगर पुरानी चीजें हो, आउटडेटेड चीजें हो, उसको हम निकाला जा सकता है। ये पूरा मतलब बेसिकली पूरा वही वाला पॉइंट आ गया आपका कि ऑडिट प्रोग्राम को हमें बार बार अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमारे प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे इसलिए हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सीए धीरज का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमने ऐसे 510 में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बता देंगे कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सॉरी फिर हम उनको ये बताएंगे कि भाई सॉरी कि आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस है उन ओपनिंग बैलेंसेस को भी हमें रीड करना पड़ता है, रीसेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रीड करना पड़ता है। अगर वो ऑडिटेड हुए तो और ज्यादा अच्छा है। प्रेडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट की भी रीड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, परयूज करना पड़ता है क्या चीज है उसमें एग्जैक्टली और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे मटीरियल मिसस्टेटमेंट को जो भी ओपनिंग बैलेंसेस में थे। तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो फिर हम कैसे लेंगे सर? पहले डिटरमाइन करेंगे कि क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया था, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में करेक्ट एप्लीकेशन है एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का। हम परफॉर्म करेंगे वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड है तो उनके कॉपीज को रीड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमें करंट ईयर के प्रोसीजर्स करने में कोई प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई एविडेंस मिला है क्या, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस पे एविडेंस लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, भले हमारे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर थे फिर भी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है असर्शंस को, आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला क्या है,
कोई भी इन्वेंट्री जो एंटिटी के पास, एंटिटी की कोई भी इन्वेंट्री जो हमने किसी और एंटिटी के बिहाफ पे होल्ड कर रखी है, वो हमने अपनी इन्वेंट्री के अंदर नहीं दिखा रखी है। मतलब हमने हमारी ही इन्वेंट्री हमारे इन्वेंट्री के अंदर दिखा रखी है, किसी और की इन्वेंट्री जो हमारे पास है वो हमने अपनी इन्वेंट्री में काउंट नहीं कर रखी है। ये कहां पे आएगा सर? ये हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के, हमारे जो राइट्स है एसेट्स पे, जिन एसेट्स पे हमारा राइट्स है, सिर्फ वही एसेट्स हमने दिखा रखे और कोई एसेट्स नहीं दिखा रखे। ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हमने इनकर किया ड्यूरिंग द पीरियड, जो मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हमने दिखाया है वो एक्चुअली में इनकर हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड उन लोगों के लिए जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो मतलब ये अकरेंस की बात कर रहा है कि हाँ भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्चुअली में अकर हुए हैं जितने भी हमने रिकॉर्ड किए। फिर ये बोल रहा है इन्वेंट्री को हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू किया है एज पर AS2 इन्वेंट्रीज। तो ये बेसिकली वैल्यूएशन की बात कर रहा है कि हमने जो वैल्यूएशन किया हमारे एसेट का वो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सेल्स में हमने वो डिस्पैच ऑफ गुड्स भी इंक्लूड किए हैं जो हमने ईयर एंड पे किए थे, क्योंकि वो रेलेवेंट पीरियड को बिलोंग करते हैं। जिस रेलेवेंट पीरियड में बिलोंग करते हैं जब डिस्पैच किए थे उस सेल्स को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब ये कट ऑफ अर्जर्शन की बात कर रहा है कि हमने सही पीरियड में अकाउंटिंग कर रखी है। और लास्ट में बोल रहा है कोई भी इन्वेंट्री जो किसी थर्ड पार्टी के पास है हमारे बिहाफ पे, वो इन्वेंट्री को हमने अपने इन्वेंट्री बैलेंस में इंक्लूड कर रखा है। तो मतलब ये कंप्लीटनेस की बात कर रहा है कि सारी की सारी जितनी भी हमारी एसेट है, भले वो किसी और के पास भी क्यों ना हो, वो सारी एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर रखी है। तो कंप्लीटनेस असर्शन की ये बात करता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक के बारे में। ये तो एडवांसेस वाला एकदम सिंपल सा टॉपिक है कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं एडवांसेस का, तब हम प्राइमरी कंसर्न होते हैं एविडेंस लेने के लिए कि भाई हमारा जो अमाउंट्स इंक्लूड किए हुए बैलेंस शीट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस वो आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट। इसमें हमें अदर पॉइंट्स बताने के और कौन कौन से पॉइंट्स हम एडवांसेस में चेक करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हम एडवांसेस में चेक करते हैं सर? कि जो भी हमारे अमाउंट्स इंक्लूडेड है वो आउटस्टैंडिंग है। हम एडवांसेस जो है वो अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक है, जो अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक है वो सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स है, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं है, वैल्यूएशन अच्छे से किया हुआ है, डिस्क्लोज अच्छे से किया हुआ है, प्रोविजन अच्छे से बनाया हुआ है। मतलब बेसिकली यही आपके सारे जितने भी हमारे असर्शंस से एडवांसेस पे, वो सारे असर्शंस हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? ऐसे 300 में क्या हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को प्लानिंग के टाइम कंसिडर करते हैं क्या? जब हम प्लान कर रहे हैं ऑडिट को तब क्या हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हमने आपके एमटीपी 1 में देखा था कि सर प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स भी देखा जाता है और ये हमारे प्लानिंग के अंदर ही देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है इन द एंटिटी जो भी टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो फिर हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या हमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या फिर नहीं है, और वो भी प्लानिंग के टाइम ही करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? 3A में 550 वाला क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहे हैं कोई भी 10 डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए जिससे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, रिलेशनशिप्स को ड्यूरिंग एन ऑडिट। तो वो जो इतना बड़ा हमने लिस्ट पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स का कि ऐसे 550 में ये डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लिस्ट हमें यहाँ पे लिखनी है। एंटिटी के ITR देख लिया, इन्फॉर्मेशन जो भी एंटिटी ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताई है, शेयर होल्डर्स रजिस्टर्स, प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया, एंटिटी के इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, एग्रीमेंट्स देखेंगे की मैनेजमेंट के साथ, ये सारी चीजें हम 10 चीज देख लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है फ्रॉम द ऑडिट जो ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी है TCWG को। कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है फ्रॉम द ऑडिट जो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है TCWG को? सर कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है एज पर ऐसे 260 कि सर हमारे सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो भी हमें मिल रही है वो बताएंगे, अनलेस ऑल ऑफ द TCWG आर इन्वॉल्व्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट वो बताएंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बताएंगे, सर्कमस्टेंसेस जो हमारे फॉर्म एंड कंटेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो हमें मिलता है ड्यूरिंग द ऑडिट वो बता देंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी ऐसे 260 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है? फेयर लिमिटेड है जिसने कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी है 1.5 करोड़ की। ठीक है, 1.5 करोड़ की कैश क्रेडिट फैसिलिटी उसको मिली है बेस्ड ऑन द मंथली स्टॉक स्टेटमेंट जो उसने लास्ट क्वार्टर में सबमिट किया है। उसका ड्रॉइंग पावर जो है वो 1.45 करोड़ आ रहा है और उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर वो 1.4 करोड़ आ रहा है। तो वैसे तो सब बढ़िया चल रहा है कि आपका इतना है, इतने से इतना हो गया और फिर भी आपने सिर्फ इतना सा ही विड्रॉ करके रखा है, तो आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हुआ क्या, जो आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ ना वो 6 लाख रुपीस का हुआ एंड टोटल क्रेडिट आपका क्वार्टर में 4 लाख रुपीस ही हुआ। तो बताइए क्या आप इसको क्लासिफाई करोगे एज आउट ऑफ ऑर्डर? तो सबसे पहली चीज, वैसे तो आपका ड्रॉइंग पावर और आपके सैंक्शन लिमिट के अंदर है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लेकिन आपका जो डेबिट है अकाउंट्स में दैट इज मोर देन द क्रेडिट इन योर अकाउंट्स फॉर द पास्ट 90 डेज, और इसी वजह से इसको हम आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे क्योंकि आपका जो डेबिट है 6 लाख का है और आपने क्रेडिट सिर्फ 4 लाख ही किया है, तो इसलिए हम इसको आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे।
क्या बोला सर, आउट ऑफ ऑर्डर की पहले हमने डेफिनेशन दे दी, फिर बोला कि ये सारा सब अप्लाई करते हैं। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि आपका जो 1.45 करोड़ का ड्राइंग पावर है उसके अंदर ही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, लेकिन फिर भी हम इसको आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे क्योंकि आपके जो क्रेडिट्स है वो सफिशिएंट नहीं है आपके इंटरेस्ट डेबिट्स को कवर करने के लिए, इसीलिए हम इसको आउट ऑफ ऑर्डर मानेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, डिलाइटफुल लिमिटेड को प्रेजेंट करना है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 23-24 एंड 24-25। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 23-24 एंड 24-25 का हमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना है। सीए मोहित को अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 24-25 के लिए। जब वो रिव्यू कर रहा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले साल के, तो उसने नोटिस किया कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडवर्स ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एज अ होल, क्योंकि भाई मिस स्टेटमेंट था आपके इवैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेटास में। अब गाइड करना है सीए मोहित को कि उसकी क्या ड्यूटी है। पहली ड्यूटी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एंड दूसरी ड्यूटी एड्रेस करना इस इशू को अपने रिपोर्ट में ड्राफ्ट करते हुए, और उसको क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो 2-3 चीजें आपसे पूछी गई है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे इस इशू को एड्रेस करना है और क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट और एड्रेसिंग द इशू की बात करेंगे कि सर अगर कोई भी एडवर्स ओपिनियन देता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो पिछले साल एडवर्स ओपिनियन जिस वजह से दिया था वो इस साल भी अनरिजॉल्व है, तो फिर हमें इस साल भी यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने ऑडिटर्स ओपिनियन को। और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में 2 चीज कर सकते हैं। सबसे पहला या तो हम दोनों करंट पीरियड फिगर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर करके ये बता सकते हैं कि भाई देखो ये मॉडिफिकेशन हमने दिया है क्योंकि ये दोनों पे इफेक्ट आ रहा है, जो हमारी मिसस्टेटमेंट है उसका दोनों पे इफेक्ट आ रहा है। या फिर हम अदर केसेस में एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑडिट ओपिनियन को हमने मॉडिफाई किया है क्योंकि हम कंपेयर करके देखें तो हमें मिसस्टेटमेंट मिल रहा है। अब फर्दर अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जब भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो तब आपको उसमें दोनों पीरियड को रेफर करना पड़ता है, ईच पीरियड को रेफर करना पड़ता है जिस भी पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया गया है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेडिसेस, अब यहां पे ना ये वाला पॉइंट आपको क्लिक नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट है कि सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे तो फिर हमें अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ता है कि देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं, उन्होंने कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, अगर मॉडिफाइड था तो उसका रीजन क्या था एंड डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी। ये चीज आप नहीं मेंशन करके जाते हो। तो एक और चीज जो आईसीए ने यहाँ पे नहीं कर रखी है वो ये कर रखी है कि सर यहाँ पे ना इन्होंने ये जो आंसर दिया है ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के अकॉर्डिंग आंसर दिया है, जबकि आपके जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये चीज भी आईसीए ने अलग करके रखी है, भी आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सीए सुल्सा है वो कंडक्ट कर रही है ऑडिट ऑफ सती लिमिटेड। जब वो रिव्यू कर रही थी परचेज रिकॉर्ड्स को तो उसने नोटिस किया एक लार्ज परचेज ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ एक ही हमारे पास इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसका कोई इनवॉइस ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि देखो भाई यूजुअल प्रैक्टिस है और ये डॉक्यूमेंट जो आपको मिल रहा है ये बहुत ऑथेंटिक है, आप टेंशन मत लीजिए। हाउएवर ये जो अमाउंट जो इन्वॉल्व था ना इस परचेज ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज्यादा मटीरियल था और कोई भी एक्सटर्नल सपोर्टिंग एविडेंस हमको नहीं प्रोवाइड किया गया है। अब बताइए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए सिचुएशन में एज पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रिंसिपल। क्यों इंपॉर्टेंट है ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना थ्रू आउट द ऑडिट। तो मतलब यहां पे पूरा अपने को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के आंसर देना है, पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिस्क्राइब करना है। पहले तो हमने इन द गिवन केस क्या हुआ वो बता दिया और फिर बोला कि भाई हमें ऑडिटर को प्लान एंड परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या क्या आता है, इसमें अलर्ट रहना है आपको। ऑडिट एविडेंस जो एक ऑडिट एविडेंस दूसरा ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको लगता है कि रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे शक आ रहा है, जहां पे आपको लगता है कि पॉसिबल फ्रॉड भी हो सकता है और जिसकी वजह से आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ सकते हैं इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस। और फिर आपने मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपको ओवरलुक करना है अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को, अगर आपको ओवर जनरलाइज करना है ड्राइंग कंक्लूजन्स करते टाइम, या फिर आपको इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज करने हैं अपने एनटी ऑफ प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करते हुए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या है सर, ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क जो ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है ऑडिट रिस्क का जो ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है। दूसरा आपको 2 एग्जांपल देने हैं इस कंपोनेंट के एंड आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑडिटर कैसे इस कंपोनेंट को मैनेज कर सकता है ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे रखने के लिए। तो सर कौन सा ऐसा रिस्क है जो ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है। पहले तो हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क की। कौन से कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में 2 होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। तो अब इन तीनों में से इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऑडिटर कंट्रोल करता है। सर क्या ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल कर सकता है, नहीं सर। क्या ऑडिटर कंट्रोल रिस्क कंट्रोल
कंट्रोल कर सकता है? नहीं सर। क्या ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क हमारे लेवल ऑफ प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ये वाला जो रिस्क है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दो एग्जांपल हमें खुद बना के देने पड़ेंगे और लास्ट में हमें बताना पड़ेगा कि अगर हम डिटेक्शन रिस्क को कैसे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम ऑडिट रिस्क को कम से कम लेवल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 3 कंपोनेंट होते हैं और हम डिटेक्शन रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है सर? डिटेक्शन रिस्क के 2 एग्जांपल इन्होंने दिए हैं कि सर अगर कोई बड़ी बहुत बड़ी आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्रीज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, तो फिर ऑडिटर हो सकता है यहाँ पे टाइम डिवोट ना कर पाए इन्वेंट्री काउंट करते टाइम। इंस्टेड हो सकता है वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पे रिलाई कर रहा हो और उसे सही से सारे के सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो पाए। दूसरा क्या है? ऑडिटर ने ऑडिट किया रेवेन्यू ऑफ द कंपनी का सैंपल लेके, हाउएवर एक रिस्क है कि सैंपल ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपके ओवरऑल रेवेन्यू से रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो यहां पे भी आपका डिटेक्शन रिस्क है कि हो सकता है आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाया हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? ऑडिट रिस्क को मतलब बेसिकली ऑडिट रिस्क को कम से कम रखना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क पे अपना कम से कम रख के। जैसे ही हम डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखेंगे वैसे ही हमें ऑडिट रिस्क को कम से कम हो जाएगा अपने आप। अब डिटेक्शन रिस्क को कम से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमें अपना चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा सैंपल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे लोगों को हमारी टीम के अंदर लेके आना पड़ेगा ताकि हम डिटेक्शन रिस्क को कम से कम कर सके। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? 5th की बात कर लेते हैं। एज एन ऑडिटर क्या प्रोसीजर में परफॉर्म करने हैं स्टूडेंट फी कलेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट फी कलेक्शन को वेरीफाई करना है, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? क्या की डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ये हमारे लेवल ऑफ एश्योरेंस को कैसे इंपैक्ट करता है? तो भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरिकल मतलब क्या? जो हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? जो फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस के बारे में जब हम अजम्पशंस लगाते हैं कि हाँ भाई एंटिटी ऐसा करेगी, तो आपके वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। ठीक है? ये चीज यहाँ पे बेसिकली पूरा आपका क्वेश्चन बोलता रहा है कि भाई आपका ये हिस्टोरिकल जो है हिस्ट्री के बेसिस पे होता है, प्रोस्पेक्टिव आपका फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे होता है। यहाँ पे जो हम प्रोस्पेक्टिव में प्रोवाइड करते हैं ना, वो हम मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसिकली अजम्पशंस को चेक करते हैं कि अजम्पशंस रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि हाँ भाई जैसा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बोला गया है वैसा ही होगा, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम यहाँ पे अजम्पशंस को टेस्ट करते हैं कि अजम्पशंस रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करके चलते हैं, पॉजिटिव एश्योरेंस प्रोवाइड करके चलते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताने हैं जो ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स है हम कर सकते हैं? ये हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है, जिसका एमसीक्यू भी हमने किया था। आपके 3 टाइप के यहाँ पे है, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस और रेशियोज। ठीक है? कंजम्पशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, अभी इस साल कितना किया था, पिछले साल कितना किया था, कंपेयर करके देखते हैं। स्टॉक कॉम्पोजिशन में क्या होता है? कितना रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ आर टोटल स्टॉक, स्टॉक के अंदर हमारा कितना रॉ मटेरियल है उसको भी हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से। और रेशियोज निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियो निकाल के कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं ओवरऑल रीजनेबलनेस देखने के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है हमें रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 कारो 2020 की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे क्लॉजेस हमने यहाँ पे रिपीट कर दिए, जो भी हमने क्लॉज 3 में देखे थे वो सारे के सारे क्लॉजेस रिपीट कर दिए। कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये बोल रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स बताइए रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 5 का कि सर मंथ वाइज शेड्यूल ले लेंगे, देखेंगे 12 मंथ्स के लिए था कि नहीं था। ये सारी चीजें बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका, रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करना, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सीए संदीप ने आइडेंटिफाई किया कि सर्टेन मिसस्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो हमने जो भी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए थे ना, उसमें 2 मिसस्टेटमेंट को छोड़ के सारे के सारे मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिए। अब मुझे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के लेना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट से जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दूंगा उसमें मैं क्या क्या मैटर्स लूंगा उनसे, और दूसरा मुझे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ेंगी उन मिसस्टेटमेंट्स के लिए जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट एसे। तो यहाँ पे आईसीआई क्या करना चाह रहा है? आईसीआई जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा है ना, वो आईसीआई रेलेवेंट ऐसे लिख के आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आप दिमाग लगाओ, बताओ कौन सा ऐसे यहाँ पे लगेगा। तो हमने जब मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली और मैनेजमेंट से करेक्ट करवा ली, नहीं करवाई, ये सारी चीजें आपके ऐसे 450 में होती है।
तो अगर कोई मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं कर रखी है तो फिर हम उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के लेते हैं कि उनके हिसाब से ये जो इफेक्ट है हमारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो इममटीरियल है, ऐसा आप मुझे लिख के दो। और उसके साथ साथ मैं समरी भी चिपकाता हूं कि देखो भाई ये सारी वो मिसस्टेटमेंट्स है मेरे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब इसमें मुझे डॉक्यूमेंटेशन में क्या मेंटेन करना है सर, मुझे देखना है कौन सा अमाउंट जिसके नीचे मिसस्टेटमेंट्स को क्लियरली ट्रिवियल माना जाएगा, सारे के सारे जितने भी मिसस्टेटमेंट्स मैंने एक्यूमुलेट किए हैं क्या वो करेक्ट किए गए थे, एंड ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल है ऑन द बेसिस ऑफ, एंड उस कंक्लूजन का क्या बेसिस है। ये तीन चीजें मुझे डॉक्यूमेंट करके चलनी पड़ेगी एज पर ऐसे 450। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6C का सेकंड ऑप्शन। ये क्या बोल रहा है, कब ऑडिटर लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजता है हमारे एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। मतलब कब हम लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजते हैं, क्या मैटर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ऐसे 501 में कि सर अगर हमें लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स में, या फिर जब ऑडिट प्रोसीजर्स के हिसाब से हमें लगता है कि कोई भी अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, और ये हम करते हैं थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें हम एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली ऑडिटर को कम्युनिकेट करो। फिर ये जो लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी होता है इसमें लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स आता है, मैनेजमेंट का असेसमेंट आता है, एंड रिक्वेस्ट करते हैं एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि आप कंफर्म कीजिए मैनेजमेंट के असेसमेंट की रीजनेबलनेस के बारे में। ठीक है, यस सर, ये थे आपके दोनों एमटीपी ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सितंबर 25 अटेम्प्ट। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी बाकी लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच जाए, और नीचे मैंने आपको लिंक दे रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। इस बार ऑडिट में एग्जामिशन पार नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।